फ्यूचर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम निम्मी क्वेश्चन बैंक के इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सारे प्रश्न आपके परीक्षा में इसी क्वेश्चन बैंक से आएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला दिया है मेगर, दूसरा है मल्टीमीटर, तीसरा है श्रेणी प्रकार ओहोमीटर और चौथा है केल्विन ब्रिज। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, केल्विन ब्रिज। याद रखेंगे, जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होता है, आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है वो हमारा दो प्रकार से, अगर निम्न प्रतिरोध है, क्या है, अगर हमको निम्न मान का प्रतिरोध नापना है, निम्न मान का प्रतिरोध, आर्मेचर वाइंडिंग से निम्न मान का प्रतिरोध हम नापते हैं, जिस प्रतिरोध का मान हम 1 ओम से कम होता है, 1 ओम से क्या होता है, कम होता है, वो होता है आर्मेचर वाइंडिंग से नापा जाता है। जिसमें हम पहला जो जानते हैं वो होता है शंट प्रकार ओम मीटर, शंट प्रकार ओम मीटर। दूसरा होता है केल्विन ब्रिज और तीसरा जो होता है वो होता है एम्पियर मापी वोल्ट मापी विधि, एम्पियर मापी वोल्ट मापी विधि। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकंड, क्या कहता है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला है टोंग परीक्षण, दूसरा है आंतरिक ग्राउल, तीसरा है बाहरी ग्राउल, चौथा है डिजिटल मल्टीमीटर। तो याद रखेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा ऑप्शन सही है, बाहरी ग्राउल। याद रखेंगे, जो पहला ऑप्शन दिया है ये होता है चलती लाइन में धारा का मान, चलती लाइन में धारा का मान। अगर चलती लाइन में धारा का मान ज्ञात करना होता है तो उसमें हम टोंग परीक्षण करते हैं। और जो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है डिजिटल मल्टीमीटर, इससे हम लोग धारा का मान, वोल्ट का मान और प्रतिरोध तीनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। धारा, वोल्ट और प्रतिरोध जो होता है इसको हम डिजिटल मल्टीमीटर से ज्ञात कर सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन लिखा है कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है? पहला है फील्ड डाइवर्ट विधि, फील्ड टेपिंग विधि, वोल्टेज नियंत्रण विधि और चौथा ऑप्शन है आर्मेचर डाइवर्ट विधि। तो याद रखेंगे, यहाँ पर जो ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर आर्मेचर है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमारा आर्मेचर है और ये जो दिया हुआ है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा फील्ड है। तो याद रखेंगे, चूँकि इसमें आर्मेचर प्रयोग हो रहा है इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है आर्मेचर डाइवर्ट विधि। क्योंकि और जो तीसरा ऑप्शन दिया है वोल्टेज नियंत्रण विधि, अगर इसमें हम वोल्टेज को श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो इसका ऑप्शन 3 नंबर पे जाएगा, वोल्टेज नियंत्रण विधि। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? पहला है सुपर इनमल्ड तांबे के तार, सिंगल सिल्क और तीसरा ऑप्शन दिया है डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर और पीवीसी कवर्ड कॉपर वायरिंग। तो याद रखेंगे, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर सही है वो है पहला ऑप्शन नंबर 1, सुपर इनमल्ड तांबे के तार।
सुपर इनमल्ड तांबे के तार। पहला ऑप्शन सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 61 है, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? चूँकि हम जानते हैं हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है EB बराबर में फाई जेड एन बटा में 60 गुणा में P बटा में A। यहाँ पर जो EB है वो समानुपाती हमारा होता है फाई इंटू एन। यहाँ से अगर देखें तो एन समानुपाते EB बटा में फाई, EB बटा में क्या हो जाएगा? फाई, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है कि एन बराबर में, यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पर समानुपात है, एन समानुपाते EB बटा में फाई। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। एक और फार्मूला याद रखेंगे कि एन बराबर होता है, एन बराबर 120 गुणे में एफ बटा में हमारा क्या होता है? P। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं? तो याद रखेंगे जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होता है, इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग इस्तेमाल होती है। पहला होता है लैप वाइंडिंग, दूसरा हमारा होता है वेव वाइंडिंग। पहला लैप वाइंडिंग है, दूसरा हमारा वेव वाइंडिंग है। तो लैप वाइंडिंग में ए बराबर जो होता है वो P, इसको हम लोग सिंप्लेक्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सिंप्लेक्स कहते हैं। यहाँ पर जो ए का मान निकलता है वो होता है 2 गुणे में, यहाँ पर जो हमारा ए का जो मान निकलता है वो होता है 2 गुणे में 4 बराबर में कितना? तो 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है विकल्प नंबर डी, 8। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? तो याद रखेंगे हम जानते हैं कि फ्लेमिंग साहब ने 2 नियम दिया था। एक हमारा बाएं हाथ का नियम, दूसरा था हमारा दाएं हाथ का नियम। तो जो हमारा बायां हाथ का नियम होता है वो मोटर के लिए इस्तेमाल होता है, और जो दायां हाथ का नियम है वो जनरेटर के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हम चालक की गति की दिशा ज्ञात करते हैं, और जनरेटर में हम EMF की दिशा ज्ञात करते हैं, EMF की दिशा। तो हमसे पूछा है कि डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा क्या होती है? तो मतलब आर्मेचर घूमेगा तो चालक घूमेगा। तो चालक की गति की अगर दिशा हमें निकालनी है तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 क्या कहता है कि डीसी मोटर का क्या नाम है? जो फिगर में दिखाया गया है उस डीसी मोटर का नाम हमसे पूछ रहा है। तो देखेंगे पहला विकल्प दिया है डीसी शंट मोटर, दूसरा है डीसी श्रेणी मोटर, तीसरा है डीसी अकलन यौगिक मोटर, और चौथा है डीसी संचयी यौगिक मोटर। तो याद रखेंगे इसमें हमारा शंट वाइंडिंग है, ये हमारा जो लगा है इसको हम कहते हैं शंट वाइंडिंग। इसका नाम है शंट वाइंडिंग, इसलिए इस मोटर का नाम क्या होगा? तो इस मोटर का नाम होगा डीसी शंट मोटर। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? पहला ऑप्शन दिया है दाहिना हाथ पकड़ नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो याद रखेंगे डीसी मोटर में करंट की दिशा, अगर करंट दिया है तो करंट से क्या पैदा होता है? करंट से EMF पैदा होता है।
तो ईएमएफ की जो दिशा होती है, ईएमएफ जो होगा वो जनरेटर से संबंधित है, इसलिए जनरेटर का ये नियम याद रखेंगे। जनरेटर हम लोग पढ़ते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में। ऑप्शन नंबर इसका डी विकल्प क्या है, सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। लिखा है डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या होता है। चूँकि हम जानते हैं कि हमारा भी बराबर क्या होता है, भी बराबर में ई बी प्लस में आई ए इंटू आर ए। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा बनेगा भी माइनस में ई बी बराबर में आई ए इंटू आर ए। यहाँ से अगर हमें आई ए निकालना हो तो वो हो जाएगा आपका भी माइनस में ई बी बटे में आर ए। तो जो हमारा जो कि विकल्प नंबर किस में दिया है, तो विकल्प नंबर हमारा है सी विकल्प हमारा करेक्ट आंसर सही है कि आई ए बराबर भी माइनस ई बी बटा में आर ए। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है कि डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। पहला दिया है कार के स्क्रू नियम, दाहिना हाथ पकड़ नियम, और तीसरा विकल्प दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो याद रखेंगे, चूँकि दिया है फ्लक्स की दिशा, तो याद रखेंगे फ्लक्स तभी होगा जब हमारा चालक घूमेगा। तो चूँकि चालक की दिशा में ही फ्लक्स की दिशा हम निकाल सकते हैं, तो चालक जो होता है वो हमारा मोटर के लिए होता है। किसके लिए होता है, तो मोटर के लिए होता है। तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें। पहला दिया है शंट मोटर, श्रेणी मोटर, लंबी शंट कंपाउंड मोटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है शॉर्ट कंपाउंड मोटर, क्योंकि अगर इसको यहाँ से मिला देता तो इस मोटर को हम लोग क्या कहते, तो इसका नाम होता लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। इसका नाम हो जाता लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। तो यहाँ हम जानते हैं फार्मूला जो होता है ई बी बराबर होता है फाई जेड एन बटा में 60 गुणा में पी बटा में ए, जो कि हमारा विकल्प नंबर सी में दिया है ई बी बराबर फाई जेड एन पी बटा में 60 इंटू ए। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। लिखा है इस उपकरण का नाम क्या है। दिया है मेगर, भू प्रतिरोध परीक्षक, आंतरिक ग्राउल, और चौथा विकल्प दिया है बाहरी ग्राउल। तो ये जो फिगर दिया हुआ है इसका जो नाम होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी बाहरी ग्राउल। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है, तो वाइंडिंग का नाम क्या है। पहला दिया है फुल पिच वाइंडिंग, हाफ पिच वाइंडिंग, लॉन्ग कर्ड वाइंडिंग, शॉर्ट कर्ड वाइंडिंग। तो याद रखेंगे अगर इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट कवर्ड वाइंडिंग। याद रखेंगे यदि फुल पिच जो होता है वो आपका फुल पिच कॉइल उसका मान यदि पोल पिच कॉइल के बराबर हो जाता है, पोल पिच कॉइल के अगर बराबर हो जाता है तो इस वाइंडिंग को हम लोग कहते हैं फुल कर्ड वाइंडिंग। इसको हम लोग कहते हैं फुल कर्ड वाइंडिंग। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है कि डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है। पहला दिया है होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें, होल्डिंग कॉइल में करंट को बढ़ाएं,
को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाएं, होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज को कम करें। तो याद रखेंगे जो हमारा होता है पहला ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, होल्डिंग कॉइल में करंट को सीमित करें। तो याद रखेंगे इसमें हम लोग जो मोटर इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है शंट मोटर। याद रखेंगे अगर ट्रू 2 बिंदु का दिया है, अगर हमें 2 पॉइंट का दिया है, 2 बिंदु का दिया है, तो इसके लिए हमारा आंसर होता है शंट मोटर। शंट मोटर अगर हमारा 3 बिंदु और 4 बिंदु दिया है तो इसके लिए शंट तथा कंपाउंड दोनों होता है। शंट तथा कंपाउंड दोनों होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रक विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डीसी सीरीज मोटर के लिए किस गति नियंत्रक विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन में किया जाता है? कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रिक ट्रेन में हम किस मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक ट्रेन जो होता है इसमें हम लोग ट्रैक्शन कार्य में प्रयोग होता है। क्या होता है? ट्रैक्शन कार्य में जो प्रयोग होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक ट्रेन में होता है। और इसमें हमें सबसे पहले क्या होता है तो प्राथमिक बल आघूर्ण ज़्यादा चाहिए। प्राथमिक बल आघूर्ण का मान ज़्यादा होना चाहिए, आघूर्ण ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए इसमें जो इस्तेमाल होता है उसका नाम होता है श्रेणी मोटर। उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है श्रेणी मोटर। याद रखेंगे इलेक्ट्रिक ट्रेन में हम श्रेणी मोटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा पहला ऑप्शन में दिया है फील्ड डाइवर्ड विधि। पहला दिया है फील्ड डाइवर्ड विधि, या इसी को हम लोग श्रेणी मोटर में इस्तेमाल करते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? दिया है शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलेंगे 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है आपका मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब मोटर विशेषताओं को बनाए रखें। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही है, मोटर विशेषताओं को बनाए रखें। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? कहता है कि डीसी शंट मोटर में समान गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रक विधियां प्रदान की जाती हैं? पहला दिया है क्षेत्र नियंत्रण विधि, दूसरा है वोल्टेज नियंत्रण विधि, तीसरा है आर्मेचर नियंत्रण विधि और चौथा है गति नियंत्रण की बोर्ड लियोनार्ड प्रणाली। तो याद रखेंगे हमें डीसी शंट मोटर में समान गति से नीचे का याद रखना है। तो जो हमारा गति नियंत्रक होता है क्या होता है? जो हमारा गति नियंत्रक होता है, कौन? गति नियंत्रक। तो याद रखेंगे यन समानुपाते ई फाई बटे में ईबी बटा में 5। यहाँ से हम 2 प्रकार का गति नियंत्रक देखेंगे। पहला जो दिया है, पहला गति नियंत्रक जो देखेंगे वो देखेंगे सीरीज मोटर गति कंट्रोल। सीरीज मोटर गति कंट्रोल ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा शंट मोटर गति कंट्रोल। शंट मोटर गति कंट्रोल
ये जो हमारा दो प्रकार का होता है, पहला जो होता है वो होता है आर्मेचर कंट्रोल, आर्मेचर कंट्रोल। दूसरा होता है फील्ड कंट्रोल। पहला होता है आर्मेचर कंट्रोल, दूसरा होता है फील्ड कंट्रोल। तो याद रखेंगे, हमसे समान गति से नीचे वाला पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर नियंत्रण विधि, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है कि उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक होता है? क्षेत्र वोल्टेज को विनियमित करें, आर्मेचर करंट को कम करें, आर्मेचर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें, मोटरों का सुचारू संचालन। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, आर्मेचर करंट को, ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर करंट को कम करें। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर सही है, क्योंकि स्टार्टर जो होता है उसको लगाने का एक ही उद्देश्य होता है, ये परिवर्ती प्रतिरोध होता है। ये जो होता है एक प्रकार का परिवर्ती प्रतिरोध होता है, परिवर्ती रेजिस्टेंस होता है। ये प्रारंभ में क्या करता है, प्रारंभ में चूँकि हमें प्रतिरोध ज़्यादा चाहिए होता है, प्रतिरोध ज़्यादा चाहिए, यहाँ से हम धारा जो होती है आई जो होता है वो कम हो जाता है। प्रतिरोध ज़्यादा चाहिए और धारा का मान कम चाहिए, तो आर्मेचर करंट को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। एक होता है रिहोस्टेट, जो धारा को सीमित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? पहला दिया है कपास, दूसरा दिया है बांस, तीसरा है फाइबर ग्लास, चौथा है चमड़े का कागज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है फाइबर ग्लास। इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो याद रखेंगे। पहला, जिनको हम श्रेणी में बांटते हैं, पहला है वाई, दूसरा है ए, तीसरा है ई, चौथा है बी, पाँचवा है एफ, चौथा है एच, उसके बाद है हमारा सी। इसका टेम्परेचर याद रखेंगे, ये 90 डिग्री तक होता है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा जो होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 105 है। ये जो होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड। एफ का जो होता है वो होता है 155 डिग्री सेंटीग्रेड। और एच का जो होता है वो होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। सी का जो होता है, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इसको 3 कैटेगरी में, पहला 220 है, पहला 200 है, दूसरा 220 है और तीसरा जो है वो 240 है। याद रखेंगे, वाई के लिए 90, ए के लिए 105, ई के लिए 120, बी के लिए 130, एफ के लिए 155, एच के लिए 180, सी के लिए 200, 220 और 240। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर सही है वो है 3 नंबर, फाइबर ग्लास। चलेंगे 79 नंबर क्वेश्चन पर। क्या कहता है, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या होता है? देखिए, श्रेणी एफ का भी हम पिछले क्वेश्चन में चर्चा किए थे कि श्रेणी एफ का इंसुलेशन का तापमान जो होता है वो होता है 155 डिग्री सेंटीग्रेड। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? अगर निरंतर गति ड्राइव करना है तो इसके लिए हम लोग डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डीसी मोटर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रेणी, एक क्या होता है, श्रेणी, और दूसरा जो होता है वो होता है समांतर। क्या होता है, तो दूसरा होता है समांतर। अगर हमें लोड अधिक चाहिए तो उसके लिए श्रेणी, टार्क अधिक चाहिए तो उसके लिए भी क्या होता है, श्रेणी। तो याद रखेंगे, टार्क अधिक चाहिए तो श्रेणी में होना चाहिए, लोड अधिक चाहिए तो श्रेणी में होना चाहिए। और समांतर वाला जो होता है वो लोड कम होता है, टार्क भी कम होता है, लेकिन ये गति को नियंत्रित करता है। ये जो हमारा होता है वो गति को क्या करता है, गति को नियंत्रित करता है, गति को कंट्रोल करता है।
याद रखेंगे दोनों का एग्जाम्पल। पहला दिया है श्रेणी, दिया है श्रेणी, दूसरा है समांतर। दोनों का एग्जाम्पल याद रखेंगे। इसमें जो होता है ये टेंशन कार्य के लिए, टेंशन वर्क के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो होता है रेलवे का इंजन बनता है, इससे रेलवे के इंजन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं और क्रेन में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो ये 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे। पहला टेंशन कार्य के लिए, रेल इंजन के लिए, क्रेन के लिए। समांतर डीसी मोटर का जो इस्तेमाल होता है वो हमारा होता है ड्रिल करने के लिए। दूसरा होता है पेपर प्रिंटिंग में। किसमें जी? तो पेपर प्रिंटिंग मशीन जो होती है उसमें हम लोग डीसी शंट समांतर मोटर का इस्तेमाल करते हैं। चलेंगे अगले को। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, डीसी शंट मोटर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग करते हैं? तो याद रखेंगे लिफ्ट में जो हमें इसमें जो होता है लिफ्ट में, तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर डी, डीसी संचय यौगिक मोटर, डीसी कम्युनिकेटिव कंपाउंड मोटर, डीसी संचय यौगिक मोटर। याद रखेंगे लिफ्ट जो होता है, लिफ्ट हमें गति का नियंत्रण भी चाहिए। हमें जो है गति को क्या चाहिए? गति नियंत्रण में होना चाहिए। और जो हमारा लोड होना चाहिए वो भी परिवर्तित होना चाहिए। लोड भी हमें क्या होना चाहिए? तो लोड भी परिवर्तित होना चाहिए। तो याद रखेंगे इसीलिए इसमें जो होता है डीसी संचय यौगिक मोटर का इस्तेमाल होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? कहता है कि गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है? पहला है फील्ड डाइवर्ट विधि, टैप्ड क्षेत्र विधि, तीसरा है वोल्टेज नियंत्रण विधि। तो याद रखेंगे रेटेड गति से नीचे है, तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है आर्मेचर डाइवर्ट विधि। आर्मेचर डाइवर्ट विधि इसका करेक्ट आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है? पहला है मोटर बंद हो जाएगी, दूसरा दिया है धीमी गति से चलता है, बहुत तेज़ गति से चलता है, और चौथा दिया है उल्टी दिशा में चलता है। तो याद रखेंगे यदि प्रतिरोध कट ऑफ हो जाता है तो ये धीमी गति से चलने लगेगा, धीमी गति से चलता है। याद रखेंगे 4 पॉइंट स्टार्टर जो होता है हमारा, जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है, 4 पॉइंट स्टार्टर जो होता है ये जो इस्तेमाल होता है शंट एवं कंपाउंड जनरेटर में। शंट एवं कंपाउंड जनरेटर में किसका इस्तेमाल होता है? तो 4 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है? कहता है कि डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? प्रारंभिक बलाघूर्ण को बढ़ाता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया से बचाता है, अति भारण से आर्मेचर की रक्षा करता है, कम्यूटेटर खंड में स्पार्क को कम कर देता है। तो याद रखेंगे कार्बन कंपोजिशन ब्रश की इसीलिए आवश्यकता होती है क्योंकि ये कम्यूटेटर खंड में स्पार्क को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर इसका डी विकल्प सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है कि सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलाघूर्ण और गति क्यों पैदा करती है? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ द बैक ईएमएफ। क्योंकि हम जानते हैं ईबी बराबर क्या होता है? तो V माइनस IA इंटू RA होता है। यहाँ से अगर धारा I का मान बढ़ेगा तो EB जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। EB बराबर 0। इसको दूर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। इसका जो आपका पहला ऑप्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन सही है, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? कहता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू
करने के समय श्रेणी लघु क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है? तो याद रखिएगा, लघुपथित जो होता है इसलिए किया, प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए, मोटर की गति को बढ़ाने के लिए, मोटर की गति को कम करने के लिए। चौथा है रोटेशन की उचित दिशा को बनाए रखने के लिए। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित किया जाता है क्योंकि इससे हमें रोटेशन की गति की जो दिशा होती है वो उचित रहती है। तो याद रखेंगे, यहाँ से फाई बराबर क्या होता है? तो फाई SH माइनस में फाई SE का इस्तेमाल करते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। आर्मेचर को संतुलित करने के सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका हमसे पूछ रहा है। पहला है स्थैतिक संतुलन, गतिशील संतुलन, काउंट संतुलन के साथ संलग्न, सीसा भार संतुलन के साथ प्लग किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गतिशील संतुलन। क्योंकि जो हमारा आर्मेचर होता है वो भी मोटर के साथ गतिशील होता है, क्योंकि आर्मेचर भी हमारा क्या होता है, मोटर के साथ हमारा आर्मेचर गतिशील होता है, इसलिए गतिशील संतुलन का हम इस्तेमाल करते हैं। चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 88, क्या कहता है कि डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? यूरेका है, नाइक्रोम है, मैंगानीन है, कांस्टेटाइन है। तो याद रखेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है हमारा पहला ऑप्शन सही है, यूरेका। ये पंखे के रेगुलेटर में भी इस्तेमाल होता है। पंखे के रेगुलेटर में भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 89, किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जाता है? लिखा है किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जाता है। पहला है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, दूसरा है संचयी लंबे शंट, तीसरा है विभेदक लघु शंट और चौथा दिया है संचयी लघु शंट। तो याद रखेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है आपका संचयी लंबे शंट, ऑप्शन नंबर सी, बी। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही है। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का देखेंगे, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 बोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? सीधी आपूर्ति से जुड़ा होता है, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है, आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा होता है या शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है। तो याद रखेंगे, NVC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नो बोल्ट कॉइल। याद रखेंगे, ये शंट फील्ड के साथ, ये जो नो बोल्ट कॉइल होता है ये शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है, सीरीज में जुड़ा होता है। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है। आगे के प्रश्नों की चर्चा अगले भाग में हम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।